हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्टिव पेपर टर्म 2 का सेट 2 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 10। अभी देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या पूछा गया है ना। बोला जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या रिएक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं। ऑर्डर के बारे में बोला गया है इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस्ड इन द रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें जो पावर होता है ना, पावर उसको हम लोग सम कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है वहां से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलो देखते हैं कैसे। उसके लिए एक एग्जांपल है रेट लॉ का। रेट लॉ का एक एग्जांपल है, बोला गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है 1। तो हम लोग इसमें क्या बोला गया है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस्ड इन द रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में जो पावर होता है ना उसको हम लोग जोड़ देंगे। इस पे देखो 2, इस पे 1, 2 + 1 3, ये क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितना हुआ 3, उसके पावर को सम कर देंगे। इसी को स्टेटमेंट में बस लिख दिया गया है कि इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस्ड इन द रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसलिए मैंने इसका एग्जांपल शो किया है कि ए पे पावर 2, बी पे पावर 1। तो कंसंट्रेशन ए पे पावर 2 है, कंसंट्रेशन बी पे पावर 1 है। सो इसका पावर क्या हो गया ऐड करने पे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सम, मतलब जोड़ देंगे हम लोग। तो 2 + 1 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। इसी तरह मॉलिक्यूलरिटी के बारे में जानते हैं। बोला जा रहा है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग अ पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। अब क्या बोला, इसमें तो हम लोग कंसंट्रेशन के पावर को ऐड करके पता कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्ट होगा, जितने भी रिएक्शन आज तक हुए हैं ना, उसके लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है और राइट साइड में प्रोडक्ट। जैसे ये है रिएक्टेंट और इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट स्टैंड्स फॉर आर, प्रोडक्ट स्टैंड फॉर पी। तो इसमें बोला गया इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ रिएक्टेंट, विच मीन्स वही कैपिटल आर। तो ये क्या है 2HI लिखा हुआ है, तो कितने नंबर हैं 2। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया 2। अब मेरे को कुछ नहीं जानना है, दैट्स इट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 2, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया 2। खत्म, पूरा सेक्शन खत्म। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या बोला गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन जो होगा प्रोडक्ट का, उसके पावर के सम को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A = 2 और कंसंट्रेशन ऑफ B = 1 लिखा हुआ है, तो हमने ऐड किया 2 + 1 3। बट मॉलिक्यूलरिटी में क्या बोला जा रहा है कि रिएक्शन में जो पार्ट लेंगे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जितने हैं वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। तो उसको इंग्लिश में बोला गया इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन विच इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। अब क्या है ये मॉलिक्यूलरिटी, क्या हो जाएगा 2HI। तो HI हाइड्रोजन आयोडाइड का मॉलिक्यूल कितना है 2। तो रिएक्टेंट इसी को बोलते हैं, इस साइड लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट, इधर वाला प्रोडक्ट, दैट्स इट। अब इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं। बोला जा रहा है कि ऑर्डर मे बी 0, फ्रैक्शन और इंटीजर। ऑर्डर क्या हो सकता है, मे बी 0 हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज होल नंबर और इंटीजर। होल नंबर भी बोल सकते हैं और इंटीजर भी बोल सकते हैं, बट लेकिन कैन नॉट बी 0। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0, ऑर्डर कैन बी 0, फ्रैक्शन और इंटीजर। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर या इंटीजर, कहीं कहीं आपको इंटीजर भी लिखा मिलेगा। तो मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर या इंटीजर, बट इट कैन नॉट बी 0। इट कैन नॉट बी 0, ये बात याद रखना है, ठीक है। आप इसको दो तरह से लिख सकते हो, इट मे बी 0, इट कैन नॉट बी 0, एक पॉइंट बना, और इट मे बी फ्रैक्शन और इंटीजर, बट इट इज ऑलवेज होल नंबर और इंटीजर, दैट्स इट। थर्ड पॉइंट, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू। क्या होता है,
थ्योरेटिकल वैल्यू होता है मॉलिक्यूलरिटी। ओके, नेक्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन फॉर स्यूडो ऑर्डर। अभी क्या बोला जा रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करता है, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, इन तीनों पे डिपेंड करता है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट मॉलिक्यूलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो क्या बोला गया, बहुत ही अच्छे और सिंपल भाषा में समझ लेते हैं एक बार और। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, किसी भी रिएक्शन के कंसंट्रेशन के जो पावर है उसके सम को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर क्या है, इसके पावर 2, इसके पावर 1, तो 2 + 1 3, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया ये। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी के बारे में सुनते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या बताता है, किसी भी रिएक्शन में उसका रिएक्टेंट पार्ट, उसके रिएक्टेंट में जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी फिक्स हो जाएगी। जैसे कि यहाँ बोला गया 2HI H2 + I2, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, ये पूरा प्रोडक्ट है, इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका रिलेशन सिर्फ रिएक्टेंट टर्म्स है। इसीलिए इसने लिखा इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा 2HI, इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म 2, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया 2, खत्म। अभी देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्या हम लोगों ने बात किया था, इट मे बी 0, फ्रैक्शन और इंटीजर, बट मॉलिक्यूलरिटी इट नेवर बी 0, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगा, बट और ये होल नंबर और इंटीजर हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज एक्सपेरिमेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मॉलिक्यूलरिटी theoretical value. Next, it is depend upon pressure, temperature and concentration. Order of reaction is depend upon pressure, temperature, concentration, but molecularity is independent of pressure and temperature. That's it. हम लोग नीचे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर लियोफिलिक सोल एंड लियोफोबिक सोल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं लियोफिलिक सोल क्या होता है। लियोफिलिक सोल का मतलब होता है लिक्विड लविंग। क्या, लिक्विड लविंग। लियोफिलिक सोल लिक्विड लविंग होता है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है वो सुनो, द सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब डिस्पर्सन मीडियम क्या, वाटर हो सकता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है लियोफिलिक सोल लिक्विड लविंग होता है, और बताया जा रहा है इसके बारे में, दो सॉल्यूशन इन विच dispersed phase and dispersion medium have strong attraction between them। अब क्या बोला कि उसमें जो लियोफिलिक सोल होता है उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन देम इज नोन एज लियोफिलिक सोल्स। अब लियोफिलिक सोल्स के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं कि उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लियोफिलिक सोल। और लियोफिलिक सोल क्या होता है, लिक्विड लविंग। नेक्स्ट, इट इज स्टेबल सोल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। क्या बोला गया, साफ साफ इसको स्टेटमेंट में लिखा गया है कि इट इज स्टेबल बट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली। उन लोगों को हम लोग अलग इजिली इसलिए नहीं कर सकते हैं, इजिली आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट होता है। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, गम सॉल्यूशन, सॉरी स्टार्च सोल, गम सोल और एग एल्बुमिन एटीसी। क्या बोला कि लियोफिलिक सोल क्या होता है, लिक्विड लविंग होता है, इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसको ये स्टेबल होने के कारण इसको इजीली हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ओके, एग्जांपल में स्टार्च सोल, गम सोल, एग एल्बुमिन, दैट्स इट। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके दूसरे टॉपिक पे, लियोफोबिक सोल। लियोफोबिक सोल क्या बताता है, दो सोल इन विच द डिस्पर्स्ड फेज हैज नो अट्रैक्शन फॉर द डिस्पर्सन मीडियम और सॉल्वेंट। अब डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, वाटर, ठीक है, मान के चलो, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वाटर ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर, इसमें तो क्या था, लियोफिलिक सोल में क्या था, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। बस इसमें क्या बोला जा रहा है कि देयर हैज नो अट्रैक्शन इन डिस्पर्सन मीडियम या सॉल्वेंट। तो बोला जा रहा है दो सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज हैज नो अट्रैक्शन फॉर डिस्पर्सन मीडियम और सॉल्वेंट।
जब उन लोगों में अट्रैक्शन है ही नहीं तो हम लोग उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, देयर कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड एंड दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। इसको और थोड़ा अच्छे से समझें तो क्या बोला जा रहा है कि ऐसा सॉल्व जिसमें डिस्पर्ज फेज का कोई अट्रैक्शन नहीं होता है डिस्पर्सन मीडियम से, ठीक। और इस तरह के सोल को देयर कोलाइडल सोल कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली स्पेशल मेथड। क्या सिर्फ इस तरह के सोल को हम लोग कैसे बना सकते हैं, एक स्पेशल मेथड से ही बना सकते हैं। और दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, एक बार बन गया तो दोबारा रिवर्स नहीं होगा, वो बन गया तो बन गया। नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या है, फेरिक हाइड्राइड सोल। क्या है, फेरिक हाइड्राइड सोल। नेक्स्ट इट इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेरिक क्लोराइड। बोला गया ना कि इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, स्पेशल मेथड से ही बना सकते हैं। तो इसको बोला गया है इट इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेरिक क्लोराइड। इज इट क्लियर? ओके, इसको हम लोग अच्छे से सुन चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग के क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, 9 हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है यूजिंग IUPAC ने नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग को क्या बताना, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका जवाब देना है हमें, ठीक है। तो एक पहला देखो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये नाम लिखना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो बहुत इजी, बशर्ते आपको जानना होगा बहुत ही अच्छे से, बारीकी से, तब जाके क्लियर होता है। अभी देखते हैं अपन, बोल रहा है टेट्रा एमाइन। अब सवाल ये है ना कि एमाइन किसको बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं NH3 को, और H2O को बोलते हैं एक्वा, AQUA, एक्वा एमाइन, AMMINE, एमाइन हो गया। अब एमाइन बोला NH3, एक्वा बोला H2O। अब क्या है इसमें, क्या बोला, टेट्रा एमाइन, विच मीन्स एमाइन कितना होना चाहिए इस इक्वेशन में, 3, टोटल 4, एमाइन होना चाहिए 4। अगर एमाइन 4 होना चाहिए तो, और ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3, और उस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, ये 3 जो रोमन नंबर में लिखा है ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सेंट्रल मेटल का, प्लस क्लोराइड बाहर में लिखा हुआ है। तो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसके बाहर एक क्लोरीन आएगा, एक क्लोरीन आएगा, 2 क्लोरीन आएगा, 3 क्लोरीन आएगा। इसका जजमेंट हम लोग यहां से निकालेंगे। कुछ लोग ये पूछेंगे कि ये Cl2 बाहर ही क्यों लिखा, Cl अंदर लिख के अंदर में Cl2 लिखते है ना, तो चलो वो भी जानते हैं। यहां बोला कोबाल्ट, कोबाल्ट इसका सेंट्रल मेटल। ये सारे लिगेंड हैं, और सारे लिगेंड कैसे, मोनोडेंटेड, जिसकी डेंसिटी 1 है। तो NH3, ठीक है, NH3 का चार्ज क्या होता है, NH3 का, NH3 का चार्ज होता है 0। वाटर का, एक्वा का भी चार्ज होता है 0। क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, और यहां पे भी -1। तो जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये सेंट्रल मेटल X प्लस 0 × 4 प्लस 0 × 1 प्लस -1 × 1 इक्वल टू -1 × 2। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से जो भी इंटू हो रहा है वो 0। तो यहां पर क्या बचा, X - 1 इक्वल टू -2, ठीक है। ये उधर जाके ये अब उधर जाएगा, क्या बोल रहे हैं, 0 के साइड में। अब 0 के साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू नहीं, ये इधर ही होगा, इक्वल टू 0। तो -2 इक्वल टू 0 कितना हो गया, -1 और -2 -3। तो X इज इक्वल टू +3, ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 आ गया, विच मीन्स ये इक्वेशन सही है। अब सवाल ये है ना, फिर इसके बाद हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेक कर लेंगे। ये देखो 4, 5 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका फिक्स हो गया कोबाल्ट का। अब ये इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस हैं, ओके, कि ये इतना ही क्यों होगा, इतना ध्यान नहीं देना। इसके इस इक्वेशन का जो भी आंसर है वो ये रहा, क्या है ये इसको फुलफिल कर रहा है। क्या बोला गया, टेट्रा एमाइन, ये रहा NH3 एक्वा H2O, एक्वा एक बोला गया इसीलिए H2O लगाया गया, क्लोराइडो एक क्लोरीन लिख दिया, कॉम्प्लेक्स बंद और क्लोरीन बाहर। क्लोरीन Cl2 बाहर इसलिए है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बाद ही फुलफिल होगा। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। मैंने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के समझा दिया।
और इसके कॉन्सिक्वेंस बता दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टेट्रा कार्बोनिल निकल कार्बोनाइल निकेल 0। अब सवाल ये है कि निकेल 0 बोला गया विच मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आना चाहिए। चलो देखते हैं। अब कार्बोनिल CO बोला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल बोला जाता है और फिर से खत्म हो गया। अब देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी मैंने बताया था सेंट्रल मेटल को क्या मानेंगे X, और कार्बोनिल का भी चार्ज क्या होता है 0। तो क्या हो जाएगा X प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू 0, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ गया 0। तो निकेल और भी टेट्रा कार्बोनिल बोला है विच मीन्स कार्बोनिल का कितना पार्ट 4, तो लिखा गया कॉम्प्लेक्स में NiCO होल 4, दैट्स इट। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0, बट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल का 4, क्यों, क्योंकि 4 लिगेंड से ये कॉन्ट्रैक्ट है। ओके नेक्स्ट NiCO होल 4 टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3। अब सवाल ये है ना कि पोटेशियम को तो चलो हम लोग क्या लिख देंगे ट्राईऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो को बोला जाता है C2O4 और इसकी डेंसिटी होती है 2, इस पे चार्ज होता है -2। क्या होता है चार्ज -2, डेंसिटी भी 2 है क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अभी देखते हैं डेंसिटी को छोड़ो, इस पे चार्ज होता है -2, तो -2 जैसे ही हम लोग इस पे डालेंगे और इस पे चार्ज होता है +1 पोटेशियम पे, तो हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं 1 × 3 प्लस क्रोमियम सेंट्रल मेटल X -2 प्लस -2 × 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 - 6 क्या हो जाएगा X - 3 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +3। तो हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से मिल गया क्रोमियम का +3। जब ये +3 मिल चुका है हमें, तो हम अब क्या करेंगे इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अब सवाल ये पोटेशियम अगर पहले लिखा हुआ है, देखो ध्यान देना, अगर पोटेशियम पहले लिखा हुआ है ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3, तो हम लोग याद रखेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सिर्फ के लिख देते हैं, एक ही पोटेशियम लिखते हैं, लेकिन एक पोटेंशियल लिखोगे ना, एक पोटेशियम लिखोगे तो ये बैलेंस नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा आपके पास। इसलिए इसे K3 कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रोमियम CrO4 होल 3 लिखा गया है। अब कुछ जगह पे यहां पर देखो कोबाल्ट लिखा गया है, तो कॉम्प्लेक्स पहले आया है, यहाँ कॉम्प्लेक्स बाद में आया है, इसलिए क्रोमेट 3 और ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिफर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा K3 CrC2O4 होल 3। ये इसका क्या नाम हो गया, आपको नाम दिया गया था, ये इसका फॉर्मूला K3 CrC2O4 होल 3। K3 बाहर रहेगा कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रोमियम C2O4 होल 3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका नाम ऊपर में लिखा हुआ है और इसका फॉर्मूला ये रहा। अभी हम लोग जल्दी से इसके आगे वाले पार्ट को भी क्लियर करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट करो इन सभी को, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।